आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिगेस्ट मिस्टेक जो कि एसएससी एस्पिरेंट करते हैं। देखो, आप इस वीडियो को देखना पूरा और आप ये खुद को देखना, चेक करना कि कहीं ये वाली गलतियाँ मैं तो नहीं कर रहा। क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी गलतियाँ, लगभग मैं 15 से 20 मिस्टेक्स बताऊँगा जिसमें से कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ होंगी, ज़रूर आप कर रहे होंगे। तो आप उस पे अपना काम करो, तभी आपका कुछ हो पाएगा, वरना फिर ऐसी गलतियाँ करते रहो, आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं कुछ क्या गलती कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेंगी आपको सेल्फ एनालाइज़ करने में, ठीक है? पहली मिस्टेक है बिना बिना स्ट्रेटेजी के। भाई, बच्चे क्या करते हैं, बैच खरीद लेते हैं और तुरंत पहले दिन से ही पढ़ने लगते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि हाँ, मेरे मैथ्स में कितना सिलेबस है, कितना चैप्टर्स है, इंग्लिश में क्या-क्या पूछा जाता है, पीवाईक्यूज़ उन्होंने नहीं देखा कि हाँ, किस तरीके से सवाल आते हैं। जब आप इन सब चीज़ों को देख लोगे ना, आपको ये पता चल जाएगा कि जो प्री है, वो एक्चुअली 200 नंबर का है, जो मेंस है, वो एक्चुअली 390 नंबर का है और मुझे इसमें से लगभग 160 के आसपास या फिर 150 प्लस लेकर आना होता है। इसमें 340 प्लस लेकर आना पड़ता है। तब तक आपका कहाँ से मोटिवेशन जागेगा? तब तक आपका कहाँ से एक प्रॉपर आप अपना ध्यान दे पाओगे भाई? ये सारी चीज़ें जब आप जानते हो ना, तो आपकी एक अलग ही लेवल होती है प्रिपरेशन की। तो यही है स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ें। कि स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि सब चीज़ें हम जान के और उसको एक प्रॉपर तरीके से पढ़ें। अब स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं होता केवल कि हाँ, मुझे मतलब जो बच्चे स्ट्रैटेजी बना के नहीं पढ़ते, वो ज़्यादातर उनके चांसेस होते हैं फेल होने के। अब देखो कैसे? भई सपोज़ मैं सपोज़ प्रिपरेशन करने गया। अब मुझे बस इतना जान लिया कि इसमें मैथ पूछा जाता है, इंग्लिश, हालाँकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे करते हैं, रीज़निंग आता है और जीके जीएस होता है। मैंने बैच खरीद लिया जिसमें चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है? अब आपको तो नहीं पता मैथ का कितना बड़ा सिलेबस है, इंग्लिश का कितना बड़ा सिलेबस है, रीज़निंग का कितना छोटा सिलेबस है, जीके जीएस कितना पहाड़ जैसा सिलेबस है। तो आप करते गए, मैथ्स का इतना बड़ा सिलेबस है कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो 2-3 महीने बाद आपको लगेगा यार, मैथ खत्म ही नहीं हो रही। यार, इसका क्या कुछ कुछ करें करना पड़ेगा। फिर आप उसके अपनी प्रिपरेशन छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले ये जाँचा ही नहीं था कि हाँ भाई, मैथ्स इतना बड़ा भी हो सकता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें पहले से देख के चलोगे, तो आप अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओगे कि भाई, मुझे मैथ्स और इंग्लिश लेके पहले चलना है या फिर मैथ्स और रीज़निंग लेके पहले चलना है। केवल पहले 2 सब्जेक्ट्स को लेके चलना है और इसको स्टार्टिंग के 4 से 6 महीना में कंप्लीट कर देना है। हालाँकि रीज़निंग आपकी इससे पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो 4 से 6 महीने में कंप्लीट कर देना, फिर जो आगे के 6 महीने बचेंगे, अगर मैं 1 साल का प्रिपरेशन अपना बनाऊँ टाइम पीरियड, तो 1 साल 6 महीने आगे के उनको केवल रिवीज़न करना है, मॉक टेस्ट लगाना है और जो मेरे बाकी के रह जाएँगे इंग्लिश और जीके, जीएस, उनको अगले 6 महीने में निपटाना है। ये सारी चीज़ें होती हैं, आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओगे कि मुझे किस तरीके से करना है। और हाँ, स्ट्रैटेजी जो आपने एक बार बना ली ना, बार-बार उसको चेंज नहीं करना है, 1-1 महीने के बाद। आपका मन जो है वो बार-बार बोलेगा, यार ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, इसमें ना ये वाला चीज़ मेरा पूरा नहीं हो रहा, ये वाली चीज़ मेरी फुलफ़िल नहीं हो रही, इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाते हो और फिर से स्टार्ट करते हो, तो आप स्टार्ट ही करते रह जाओगे हर साल, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो आप एक स्ट्रैटेजी बना लो, सब कुछ अच्छे से रिसर्च करके, यूट्यूब पर लाखों वीडियोज़ पड़ी हैं, उनको देखकर, अपने दोस्तों से पूछकर और पीवाईक्यूज़ वगैरह एनालाइज़ करके, मॉक टेस्ट और कोट ऑफ वगैरह देख के, सब कुछ एनालाइज़ करके एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना। भले ही स्ट्रैटेजी बनाने में 2-3 दिन लेना, ठीक है, लेकिन उस पे ही निर्भर करना पूरे साल, आपको अपने आप को कंट्रोल करके। यही तो तप होता है, यही तो प्रिपरेशन होती है। ठीक है? अगला है पीवाईक्यूज़ को इग्नोर करना। देखो, एक्चुअली में बच्चे क्या करते हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ते हैं या फिर बैचेज़ में पढ़ते हैं, तो बैचेज़ में क्या है, मास्टर केवल एफर्ट करता है। बच्चे तो उसको केवल देखते हैं और लिखते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं ना, क्वेश्चन्स को, तो जो जो हमारा जो टीचर है वो सामने उसको सॉल्व कर रहा है, तो हमारे दिमाग में 0% एफर्ट लग रहा है, 0 एफर्ट लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ पका-पकाया मिल रहा है और जब मास्टर उसको सामने-सामने करवाता है ना, सब कुछ ईज़िली होते होने लगता है। बस हमें लगता है कि हाँ, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ईज़ी है भाई, कर लेंगे, कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एफर्ट लग ही नहीं रहा। जब आप उसको अकेले में करने जाओगे ना, तो आपको लगेगा यार, ये मास्टर ने कैसे करवाया? तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलती है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो खुद को, जो कि सेल्फ स्टडी एक तरीके से मैं कहूँ तो। तो आपको सेल्फ स्टडी खुद से करनी है, लेक्चर पे ही आपका देखो, जो पूरा-पूरा दिन जो होता है बच्चों का 4-4 सब्जेक्ट एक ही साथ लेके चलते हैं, जो चीज़ मैंने आपको बताया, जो कि गलती नहीं करनी है, 2-2 सब्जेक्ट लेके चलना है या फिर अपने हिसाब से लेके चलना है। तो मतलब आपको ऐसा कुछ करना है कि आधा समय आपका जाए लेक्चर्स वगैरह लेने में और आधा समय जाए आपका सेल्फ स्टडी में। मतलब आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, खुद से करने में, मतलब लेक्चर्स वगैरह, मोबाइल वगैरह उनको बंद करके खुद से स्टडी, मतलब खुद का एक ब्रेन का भी एफर्ट लगना चाहिए। अब वो कैसे लगेगा, जब आप प्रीवियस ईयर करोगे या फिर जो भी क्लास के क्वेश्चन है उसको खुद करोगे बिना वीडियो के। तो ये ज़रूरी है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्चुअली मैं कहूँ ना, अगर एसएससी की बात करूँ, तो यहाँ पे आपका लगभग 60 से लेके 70% जो प्रीवियस ईयर है, वही आता है। जो बाकी के 20 से 30% है, वो नहीं आते हैं। हालाँकि जब आप ये आपका पीवाईक्यू वाला मजबूत है ना, तो ये जो बाकी के नए होते हैं, वो भी इन्हीं में से होते हैं। बस थोड़ा-सा घुमा-फिरा के बोला होता है। तो ये आपका 20 से 30% भी बन जाएगा। तो पीवाईक्यू इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप इसको स्किप करते हो, तो मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है? हालाँकि मुझे नहीं लगता ये मैक्सिमम बच्चे कर रहे होंगे गलती, क्योंकि ये सब कुछ जानते हैं भाई। लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक हैं जो जान के भी गलती करते हैं। अब मॉक टेस्ट बहुत कम लगाना। देखो, स्टार्टिंग में तो उनके पास खूब-खूब जोश होता है कि मैं भाई एक एक मतलब बहुत अच्छे से पढ़ूँगा और 1-1 महीना वो खूब अच्छे से पढ़ते भी हैं।
चलो ठीक है, धीरे-धीरे सिलेबस वो कंप्लीट भी कर रहे हैं। लेकिन एक बीच में ऐसा समय आया जहाँ पर वो मॉक टेस्ट लगाना भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 1 महीना तक उन्होंने खूब मॉक लगाया। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे फिर उनकी जो मॉक की नंबर्स हैं वो कम होने लगे। नंबर्स मतलब मार्क्स नहीं, नंबर्स मतलब मॉक लगाने की जो संख्या है। मतलब आज मॉक लगाया, फिर पता चले हफ्ते दिन बाद मॉक लगाया। स्टार्टिंग मतलब जब वो लगाते हैं तो खूब मॉक लगाते हैं, डेली लगाएँगे और जब लगाएँगे तो बिल्कुल नहीं लगाएँगे, जब नहीं लगाएँगे तो। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको 1 लगाना है डेली या फिर हर दूसरे-तीसरे दिन एक फिक्स टाइम पीरियड बनाना है कि मुझे हर दूसरे-तीसरे दिन एक स्ट्रैटेजी के साथ चलनी है भाई, आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है। ऐसे नहीं कि रैंडमली आप कुछ भी करते जाओ, जो मन में आ रहा है, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, आज मैथ पढ़ेंगे, आज मॉक टेस्ट लगाएँगे इंग्लिश का, कुछ भी करते जाओ। नहीं, ऐसे नहीं। आपको एक फिक्स टाइम पीरियड लगाना है कि भाई मुझे 1 पहले दिन देना है, फिर तीसरे दिन, फिर 5वें दिन, फिर 8वें दिन, फिर इस तरीके से 12वें दिन, इस तरीके से आपको चलना है और मॉक टेस्ट आपको मतलब लगाना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। और केवल मॉक टेस्ट लगाने से बात नहीं होगी, उसको एनालाइज़ भी करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट लगाने जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही एनालाइज़ करना भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एनालाइज़ में क्या करते हो कि आपके जहाँ पर भी मार्क्स कटे हैं, एक्चुअली वो क्यों कटे हैं? क्या आपके वो क्वेश्चन नोट्स में से था? अगर नोट्स में था, तो फिर क्यों गलत गया? क्या रिवीजन में वीक थी? या मैं कंसेप्ट भूल गया या फिर मेरे से सवाल आते हुए भी नहीं आया। यही सारी चीज़ें आप एनालाइज़ करते हो। फिर आप जाके अपने नोट्स में खोल के देखोगे कि ऐसा वाला टाइप मैंने कहाँ किया है, ऐसे वाले सवाल हैं कि नहीं मेरे नोट्स में। फिर आप उसको रिवाइज़ करोगे, फिर से आप मॉक टेस्ट दोगे या फिर से आप उसको सॉल्व करोगे। अगर आपके नोट्स में वो क्वेश्चन्स नहीं है या फिर वो वाला टाइप नहीं है, तो आप अपने नोट्स में इंक्लूड करोगे। यही चीज़ तो होती है भाई, एनालाइज़। और इस तरीके से करते-करते 6 महीने 7 महीने बाद आपकी कॉपी जो है वो एक ऐसी बन जाएगी जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। आपको आप देखोगे 6 महीने बाद ही आपको अंदर अपने इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप चाहोगे कि अगर मैंने आज कॉपी बनाई और 8-10 मॉक लगाया तो उसके बाद ही इम्प्रूवमेंट मेरे को दिखने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कम से कम आपको 30-40 मॉक्स देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट मिलेगा। धीरे-धीरे चेंजेस आते हैं भाई। ऐसे नहीं कि तुरंत ही रिवॉर्ड मिल जाए यहाँ पे। बाकी ये जो है ना, सबसे देखो, मैंने वही बोला ना कि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो तो हालाँकि ठीक चलते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो कि वो जानबूझ के भी गलती करते हैं। फॉलोइंग टू मैनी टीचर्स का मतलब 4 से 5 टीचर वो एक ही सब्जेक्ट के लिए पकड़े हुए हैं। सपोज़ मैथ्स के लिए, मैथ्स वो लगभग हर टीचर की भी, जिसकी शॉर्टकट ट्रिक आ रही है उसको ही देखने लग रहे हैं। जिसका जो कांसेप्ट वाली वीडियो आ रही है, सपोज़ उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट इससे भी पढ़ा, इस टीचर से भी, फिर यूट्यूब पे देखा कि ये टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसका भी देख लेता है वो शॉर्टकट ट्रिक। फिर बोलता है यार इसका मस्त है, जिससे मैंने पढ़ा पूरा चैप्टर, यार ये मस्त पढ़ा रहा है। फिर वो जो पहले जिससे उसने पढ़ा था वो नोट्स फाड़ देता है, फेंक देता है, बेकार कर देता है और इस वाले टीचर से पढ़ने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद एक नया टीचर ट्रेंडिंग में आता है उसके होम पेज पे और बोलता है, अरे वाह यार! इसकी एंगेजमेंट अच्छी है, इसके व्यूज़ भी आ रहे हैं, मतलब ये अच्छा पढ़ा रहा है, बच्चों का ट्रस्ट है इस पे, मैं इससे ही पढ़ूँगा। तो बाकी के चैप्टर्स उसने चलो ठीक है, वहाँ पे ठीक है, उसने उसको चलो इस बार नोट्स नहीं फाड़े, उस बार उसी नोट से पढ़ रहा है। अब जो बाकी के चैप्टर्स है वो इस टीचर से पढ़ने लगे। तो सब टीचर भाई एक जैसे नहीं होते, कोई टीचर किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई टीचर मतलब शॉर्टकट ट्रिक से, मतलब हर टीचर्स का एक अलग-अलग तरीका है पढ़ाने का और हर टीचर अपने आप में बेस्ट है भाई, हर टीचर अपने आप में मेहनत करता है। तो आपको किसी ऐसे टीचर को पकड़ना है स्टार्टिंग में ही और उसी टीचर पे निर्भर करना है और ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में देखना है कि हाँ, क्या ये टीचर एक्टिव है यूट्यूब पर भी, बैचेज़ में भी और क्वेश्चंस वगैरह कराने में भी, क्या ये डेडिकेटेड टीचर है? क्या ये शॉर्टकट्स तरीका कराता है? क्या कंप्लीट सिलेबस कराता है समय के बीच में, मतलब समय में? तो ये सारी चीज़ें आपको पहले क्यों नहीं चेक किया आपने? अब बीच-बीच में आप भटकोगे, भटको फिर ऐसे ही भटकते रहोगे जीवन में भी। आपका नहीं निकलेगा पेपर, मैं कभी भी बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं निकलेगा पेपर, अगर आप इस तरीके से करोगे तो। आपको एक टीचर को पकड़ना है, एक गुरु को पकड़ना है। ये नहीं कि कभी विश्वामित्र के पास जाओ, कभी द्रोणाचार्य जी के पास जाओ, कभी किसी के पास जाओ, ठीक है? तो आपको किसी एक टीचर को पकड़ना है और उसी को गुरु मान लेना है अपना पूरे समय के लिए। बाकी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह और बाकी जो ये अपडेट्स वगैरह होते हैं, नोटिफ़िकेशन, ये आप किसी की भी देख सकते हो। लेकिन भाई अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसी टीचर से पढ़ो जो आपके लिए बेस्ट है, जिससे आपकी ट्यूनिंग कनेक्ट हो रही है और जिससे आपको समझ में आता है जिससे आपको। तो और बाकी उसके करो, उसके क्लास क्वेश्चन लगाओ, फिर पीवाईक्यूज़ वगैरह देखो। अगर आपको वहाँ से इम्प्रूवमेंट मिल रहा है तो ठीक है, वरना फिर दूसरा बदलोगे तो केवल ऐसा बदलो कि हाँ, मुझे इसी से पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है। मतलब आपको बार-बार टीचर्स नहीं बदलने। आई बात समझ में? वीक रिवीजन रूटीन, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। भई ये उसकी तरह है, अगर ये सपोज़ ये मटका है, मैं इसमें पानी भरते जाऊँ लेकिन नीचे से वहाँ छेद है, तो क्या आपका ये मटका कभी भरेगा? नहीं भरेगा। उसी तरीके से ये आप पढ़ते गए, चैप्टर्स पढ़ते गए लेकिन आप रिवीजन ही नहीं कर रहे। तो बाद में ऐसा लगेगा जब आप अपनी कॉपी खोल के देखोगे, लगेगा ये मैंने लिखा था यहाँ पे, ये तो किसी और की लग रही है। क्यों? क्योंकि आपने ही वहाँ पे लिखा है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली मैंने क्या सोच के यहाँ पे लिखा। टीचर ने एक्चुअली यहाँ पे क्या पढ़ाया था यार उस समय। अब वही चीज़ अगर आप हर दूसरे दिन, हर हफ्ते दिन बात करोगे रिवीजन, तो आपको लगता रहेगा कि हाँ, टीचर ने एक्चुअली में ये वर्ड यहाँ पे क्यों लिखवाया था, वो आपको याद रहेगा। तो जब आप रिवीजन करते रहोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन आप रिवीजन करोगे, सपोज़ आज नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे 3 महीना बाद, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार एक्चुअली आधी चीज़ें आपकी गायब हो चुकी होंगी माइंड से, कि एक्चुअली ये चीज़ यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है? फिर से आपको वीडियो खोलना पड़ेगा, फिर से वही टाइम वेस्ट, वही सब कुछ, वही अपना। तो यहाँ पे
रिवीजन आपको या तो वीकली एक समय बना लो टाइम पीरियड कि मुझे हर 5 दिन में, हर 10 दिन में इस सब्जेक्ट को रिवीजन करना है और रिवीजन वाइज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है? बाकी अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे फ़ोकस करना ये भी एक वन ऑफ द मिस्टेक है ये। ये अच्छी बेनिफिट नहीं है, मिस्टेक है कि मैं सपोज़ रीज़निंग में अच्छा हूँ, चाहे मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, चाहे मैं मैथ में अच्छा हूँ, तो मैं केवल इन्हीं को पढ़े जा रहा हूँ। इन्हीं को पढ़े में मेरे को मज़ा आ रहा है, मैं केवल इन्हीं को पढ़ रहा हूँ। जीके जीएस मेरी बहुत कमज़ोर है, मैं जीके जीएस पढ़ ही नहीं रहा। इंग्लिश मेरी बहुत कमज़ोर है, मैं इंग्लिश को पढ़ ही नहीं रहा। मेरे को मैथ्स करने अच्छा लग रहा है, मैं मैथ्स को ही दिन-रात करते जा रहा हूँ या फिर सबसे ज़्यादा अगर 8 घंटे का मैं टोटल टाइम में पढ़ता हूँ, तो उसमें से 4 घंटा मैथ को जा रहा है, बाकी 2-2 घंटे इनको जा रहा है। हालाँकि चलो 4 घंटा भी नहीं देते, वो 5 से 6 घंटा उनका मैथ का जा रहा है, बाकी के 1-1 घंटे इनको दे रहे हैं। नहीं, मैथ मैं हालाँकि वेटेज तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश का है? मैथ्स को आप समय दे रहे हो। हालाँकि चलो ठीक है, आप मैथ्स में समय दे रहे हो अगर आप वीक होंगे तो। लेकिन जितना नंबर आपको मैथ्स ला के देगी 50 नंबर प्री में, उतना ही तो आपको इंग्लिश भी ला के देगी, उतना ही तो आपको रीज़निंग भी ला के देगी, उतना ही तो आपको जीके जीएस भी ला के देगी। तो आप इनको क्यों नहीं पक्का करते? केवल मैथ्स के पीछे क्यों कर रहे हो? मैथ्स में सपोज़ आप 45 लेकर आ गए, लेकिन इंग्लिश में लाए 25, कुछ हो पाएगा? लेकिन वहीं अगर आप मैथ्स में 42 लाए और इंग्लिश में भी 42 लाए, देखो ज़्यादा हो जाएगा। आप ही देखो अगर आप इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा 70 आ रहा है। बिल्कुल और यहाँ पर अगर आप प्लस करोगे देखो 84 आ रहा है। कहाँ रिज़ल्ट ज़्यादा है? यहाँ ज़्यादा है। अगर आपने दोनों में चीज़ में मेहनत करी और यहाँ पे एक ही में मेहनत किया, एक में आ रहे हैं 25। कुछ नहीं होगा भाई ऐसे। तो आपको हर सब्जेक्ट को एक-एक बराबर लेके चलना है कि हाँ भाई इसमें भी इस मेरे को समय देना है। हालाँकि जो सब्जेक्ट आपका वीक है, उसको थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ना है। मैथ आपका ज़्यादा वीक है, तो थोड़ा-सा ज़्यादा समय देना है कैलकुलेशन वगैरह में। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, चिंतन आपको ज़रूर करना है कि इंग्लिश भी है मेरा, रीज़निंग भी है, मुझे जीके जीएस पे भी फ़ोकस करना है। उनको भूल ना जाना भाई, ठीक है? अगला हमारा पुअर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो ख़ैर आपको धीरे-धीरे आएगा, पहले दिन से आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे। देखो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे? आप अपने डेली को रिकॉर्ड करो, मतलब ट्रैक करो खुद को कि मेरा जो एक्चुअली मैं 8 घंटा बैठ रहा हूँ, लेकिन काम मेरा केवल 2 घंटे का हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं बार-बार मेरे मोबाइल में नोटिफ़िकेशन आ रही है और बार-बार मैं उसको टच कर रहा हूँ और बार-बार रील्स और मतलब मोबाइल तो माया है एक तरीके से। तुरंत उसको छुओ, तुरंत सोशल मीडिया खोलो, तुरंत मतलब आपके कहाँ 1 घंटे चले जाएँगे, पता ही नहीं चलेगा। तो आप ये चीज़ जब खुद को ट्रैक करोगे ना 2-4 दिन या फिर हफ़्ता 10 दिन, तो आपको पता चलेगा हाँ, यहाँ मेरा सबसे ज़्यादा समय जा रहा है बेकार। या फिर अगर मैं ब्रेक लेने के लिए उठ रहा हूँ, तो 1-1 घंटा मैं आ ही नहीं रहा अपने फिर से टेबल पर। तो जैसे लाइब्रेरी में कई बच्चे करते हैं ना, अगर वो ब्रेक टाइम लेते हैं 15 मिनट, बाहर उनको उनका दोस्त मिल जाता है, तो वो उनसे बातें करने लगते हैं 1-1 घंटा तक। तो वहाँ से उनका फिर वहाँ से टाइम वेस्ट होता है। तो जब आप खुद को रिकॉर्ड करोगे, एक ट्रैक करोगे 8-10 दिन तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। फिर आप उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम करोगे और उस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन आपको 12 घंटे मिलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि 12 घंटा आपका पहले से ही बुक हो चुका होता है फालतू की चीज़ों में। तो आप 12 घंटे में भी आपको 12 घंटे में पढ़ना रहता है, सोना रहता है, खाना-पीना रहता है। क्योंकि जो बाकी के 12 घंटे वो तो आपका फालतू का जाएगा ना, वो पहले से ही बुक होता है। तो वो चीज़ आप कैसे कर सकोगे? आप अपने इस 12 घंटे को इसको भी मिला के 24 घंटा कैसे बना सकते हो? जब आप खुद को डेली रिकॉर्ड करोगे, ट्रैक करोगे कि हाँ भाई, मेरा एक्चुअली कहाँ जा रहा है। खुद को ऊपर ध्यान दो, दूसरों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्रोक्रास्टिनेशन और इनकंसिस्टेंसी, ये तो दोनों ऐसे अपराध हैं जो कि हर स्टूडेंट लगभग करता है। देखो प्रोक्रास्टिनेशन और इनकंसिस्टेंसी इनका अगर मैं सबसे वैसे कहूँ ना कि एक्चुअली ये क्यों होते हैं, तो होता है एक तो होता है हमारा डिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन नहीं है अपने लाइफ में। हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं है किसी भी काम को लेकर, डेडिकेशन नहीं है किसी भी काम लेकर या फिर हमने जो भी लक्ष्य बनाया है वो क्यों बनाया है वो तो एक बार सोच लो यार। जब आप ये सोचोगे कि एक्चुअली मेरा मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ या फिर जो भी जिस भी मैं काम में लगा हूँ, एक्चुअली मैंने क्यों स्टार्ट किया था? एक एक दृढ़ संकल्प बना के स्टार्ट किया था ना। अब पता चले आप आज एसएससी का टारगेट बना रहे हो, 1 महीना बाद आपको लगा कि अरे वाह यार! आईएएस की एंट्री तो बड़ा मस्त है। अरे वाह यार! डीएम तो जिले का राजा होता है। डीएम बनने का मन कर गया। तो ये इनकंसिस्टेंसी आपकी क्रिएट करेगा। कि अब आपका धीरे-धीरे मन करेगा। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी में जाता था तो एक थे, एक भैया जैसे, वो कभी सीयूटी की तैयारी करते थे, कभी एसएससी जीडी की तैयारी करने लगते थे। मतलब जो मैराथन्स आती हैं ये 50-50 दिन, मतलब जिसका पेपर आता था हर का वो फॉर्म भरेंगे और उनकी तैयारी करने लगेंगे। सीयूटी में वो पीजी वाला जो ग्रेजुएशन के बाद होता है वो वाला मास्टर वाला, उसकी तैयारी करने लगते थे। मतलब मास्टर के लिए अपना सीयूटी की तैयारी करने लगते थे। कभी वो एसएससी जीडी की, हालाँकि सीजीएल की भी प्रिपरेशन वो पहले से कर चुके रहते थे। तो ये सारी चीज़ें इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करती है। आप अपना एक ही लक्ष्य बनाओ, 2 नाव में पैर रखोगे कभी नहीं पार कर पाओगे नदी को। लेकिन एक ही नाव में बैठोगे, एक ही लक्ष्य बना के चलोगे तो आप डेफ़िनिटली पार कर जाओगे भाई। और प्रोक्रास्टिनेट जब आपकी इनकंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी, आप डिसिप्लिन रहना स्टार्ट कर लोगे, खुद को डेडिकेट करोगे, खुद को ट्रैक करोगे ना, तो आपका जो प्रोक्रास्टिनेशन वाला है, वो भी धीरे-धीरे कम हो जाएगा। एक्चुअली में प्रोक्रास्टिनेशन में कुल मिला के हमारे मन का खेल होता है। अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लें, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये चीज़ धीरे-धीरे ही होगी, तो आप प्रोक्रास्टिनेट करना भी कम कर दोगे। आपका मन एक बार बस कहता है यार, बस 10 मिनट आराम कर ले या फिर रात में जैसे ही होती है 10 बजे, यार सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई कर लेंगे।
वही वही एक सिग्नल होता है। अगर उसी समय आपने अपने दिमाग को थोड़ा-सा डाँट लगा दी, फटकार लगा दी, नहीं यार, फिर से तू मेरे को डिस्टर्ब करने लगा, ऐसे नहीं करना है। मतलब यही चीज़ होती है, यही सिग्नल्स होते हैं। अगर आप उस समय अपने दिमाग को बंद कर दिया, नोटिफ़िकेशन जो भी आपके दिमाग की तरफ से आ रहे हैं, आपके दिमाग में कि सुबह उठ के जल्दी पढ़ेंगे, अगर आपने उस समय कंट्रोल कर लिया, तो फिर समझो आप कर लोगे, कर जाओगे। लेकिन वहीं अगर उस समय बस आपने अपने आप को ढील दे दिया, जैसे अगर एक बात बताऊँ, आप अगर पढ़ने बैठ रहे हो, ऐसे अगर आप घूम टे टहल रहे हो तो आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग का 1 मिनट बस आपने खुद को फ़ोर्स करके बैठ गए, तो आप पढ़ लोगे। आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लोगे। लेकिन अगर बैठा ही नहीं, तो कैसे पढ़ पाओगे? मतलब कुल मिला के ये है कि आप शुरू तो करो। शुरू करोगे तो अपने आप धीरे-धीरे फ्लो बनते जाएगा। लेकिन शुरू करने में ही बच्चे ढूँढते हैं कि मैं परफेक्ट हो जाऊँगा, यार अभी समय नहीं है, अभी ज़्यादा रात हो रही है, मेरी आँखें डार्क सर्कल बढ़ जाएँगी, मेरे बाल झड़ने लगेंगे और बहुत सारी रात में जगने से हेल्थ कंडीशन आ जाती है। या फिर दिन में सो रात में पढ़ो। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे मतलब चीज़ें आपका दिमाग दिमाग जो है वो आपको धोखा दे रहा है। आपको जहाँ पर भी सूटेबल हो एक टारगेट बना के चलो कि हाँ भाई मुझे ऐसा करना है। अगर आप दिन में पढ़ते हो तो दिन में पढ़ो, रात में पढ़ते हो तो रात में पढ़ो। लेकिन अपने दिमाग को जो वो धोखा देता है कि नहीं, दिन भर भी मस्ती करेगा और रात में बोलेगा यार कल से नहीं करेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे। आज तो दिन भर मोबाइल चलाने में निकल गया। तो ये धोखा होता है जो आपका दिमाग ही खुद को दे रहा है। दूसरा जब कोई आपको धोखा दे रहा है कैसे ट्रीट करते हो उसको? उसकी तरफ देखना नहीं पसंद करते। तो अपने दिमाग को भी तो इस तरीके से ट्रीट करो कि भाई अब जो तू भी कहेगा वो मैं तेरी बात नहीं मानूँगा। तो ये अपने दिमाग को खुद धोखा दो। वो जैसे आपको धोखा देते आ रहा है बचपन से, इतने दिनों से। ठीक है? बाकी आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो खुद को कंपेयर मत करो यार। जैसे कि आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, देख रहे हो यार इसके कैसे ज़्यादा आ रहे हैं। हम दोनों ने हालाँकि साथ में प्रिपरेशन किया था, आखिर इसके कैसे ज़्यादा आ रहे हैं? या फिर अगर इसके कम आ रहे हैं, मेरे ज़्यादा आ रहे हैं, इससे 10 नंबर तो मतलब कूदो मत फिर, कि हाँ यार मैं कम से कम इससे तो चलो ठीक हूँ। आप उससे ठीक होके क्या कर लोगे? अगर 20 लाख बच्चा भर रहा है, उसमें स्टार्टिंग का जो टॉप का 1 लाख बच्चा है, क्या आप उससे कम्पीट कर पाओगे? अगर आप अपने बगल वाले को देख पा रहे हो, आपका बगल वाला अगर मॉक टेस्ट में सपोज़ 60-70 नंबर लेकर आ रहा है और आपके सपोज़ 100 आ रहे हैं। माना कि हाँ, चलो दोनों ने एक ही साथ प्रिपरेशन किया, तो आप यहाँ पे खुश मत हो। आपका कॉम्पिटिशन इससे नहीं है कि 2 लोग यहाँ पे रेस लगा रहे हैं और इसके 60 नंबर आ रहे हैं, आपके 100 नंबर आ रहे हैं, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। नहीं, आपका कॉम्पिटिशन 20 लाख है। अगर ये नहीं पढ़ रहा है, इसके 60 नंबर आ रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो रात भर जग के 150 मार रहा है, 150, 160 नंबर लेकर आ रहा है। आप उससे कंपेयर करो या फिर आप कट ऑफ से कंपेयर करो कि कट ऑफ हर साल कितनी जा रही है। दूसरों से कंपेयर करोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर किसी की स्ट्रैटेजी, हर किसी के सोचने का तरीका, हर माना कि चलो आपके 100 पे ही आ रहे हैं। आप धीरे-धीरे आप ऐसे करते लगे, उसको देख के कंपेयर करते लगे और खुश होते लगे कि भाई मेरे इससे ज़्यादा आ रहे हैं। आप केवल खुद को इम्प्रूव कर पाए 120 तक और ये इसके 60 नंबर आ रहे हैं, ये खुद को देख रहेगा यार मेरा इससे कम क्यों आ रहा है? ये आखिर कम नहीं आना चाहिए, हमने दोनों में साथ में स्टार्ट किया। तो ये खुद को इम्प्रूव करते-करते खुद को ले जाएगा 140 तक। क्योंकि अगर हम बार-बार हार रहे हैं तो एक अलग ही आग पैदा होती है। तो अगर वो बार-बार उसके 60 नंबर आ रहे हैं, आपसे कम आ रहे हैं, तो एक अलग ही आग उसके अंदर पैदा होगी। एक समय के बाद वो 140। लेकिन आप तो पहले से ही खुश थे। आपको तो लग रहा था कि हाँ भाई मैं अच्छा हूँ, कम से कम इससे तो अच्छा हूँ। आप 120 तक ही इम्प्रूव कर पाए। तो आप इस दूसरों से कंपेयर मत करो भाई, कट ऑफ से कंपेयर करो। देखो कि हाँ मुझे नौकरी लाने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा। दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो। बाकी मोटिवेशन वीडियोज़ पे डिपेंड मत करो यार। एक अपना ऐसा मोटिवेशन बनाओ कि जो आपको किसी भी सिचुएशन में डिमोटिवेट ना कर सके। अगर आपके सवाल गलत जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा या फिर जो भी आप काम कर रहे हो परफेक्ट मतलब आपके सवाल में नंबर नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में, ये सारी चीज़ें आपको डिमोटिवेट करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यार जाके मोटिवेशन देखूँ यूट्यूब पर कि किस तरीके से करना है, मुझे हार नहीं मानना है। ये सब चीज़ें मोटिवेशन केवल 1 से 2 घंटे के लिए काम करता है। आप एक अपना अलग चीज़ बनाओ कि हाँ, जैसे ही आप थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो, अपने माँ-बाप का चेहरा देख लो। कुछ ऐसा मन में बनाओ कि यार अगर मैं मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो मेरी उससे शादी नहीं होगी। इस तरीके की जो मोटिवेशन चीज़ें बहुत काम करती हैं ये परमानेंट मोटिवेशन चीज़ें हैं। तो आप मोटिवेशनल वीडियोज़ पे डिपेंड नहीं मत मत करो। एक परमानेंट अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनाओ, जो कि आप बिना वीडियो देखे भी अपने मन में बस एक बार सोचोगे तो हो जाएगा। ठीक है? बाकी डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको मोटिवेट रहना है हमेशा। बाकी एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा ग्वेस नहीं करना क्योंकि ये अपना नेगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम है। अगर आपने यहाँ पे सपोज़ प्री में गलत कर दी तो आपको लगभग ढाई नंबर जा सकते हैं। 2 नंबर तो उस क्वेश्चन के थे, आधा नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से। वहीं प्री में मेंस में आपके 4 नंबर कट जाएँगे अगर आपका एक सवाल 3 नंबर का एक क्वेश्चन तो है लेकिन 3 नंबर नहीं कटेगा अगर आपको गलत जाएगा। साथ में 1 नंबर और काट लेगी एसएससी, ठीक है? तो आपके 4 नंबर तो नेगेटिव मार्क है, आपको गेस नहीं करना। गेस करने की भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि अगर मैं मैथ्स में कहूँ तो ये 3 बाकी के 3 जो ऑप्शन है ये तो बड़े-बड़े दूर-दूर हैं। ये तो कोई रिश्ता नाता ही नहीं है मेरे सॉल्यूशन के आस-पास, ये हो ही नहीं सकता। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अपने कैसे यूनिट डिजिट देखते हैं, डिजिटल सम देखते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं ऑप्शन एलिमिनेशन की। अगर हमें ट्रिक वगैरह नहीं आता, हमें उसका मेथड नहीं पता कि कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, तो एक थोड़ा-सा भी हिंट मिल गया और उससे हम अगर हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो एलिमिनेशन वगैरह मेथड होती हैं, ये इनको यूज़ करो ना कि तुक्का मारने का। बहुत ज़्यादा आप तुक्का मारते हो तो फिर तो
गलत चीज़ है ही, फिर तो आप नहीं कर पाओगे। अनरियलिस्टिक डेली टारगेट, आप डेली टारगेट बनाते हो कि मुझे चलो मुझे आज ये भी करना है, ये भी करना है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, पढ़ते तो इतना पढ़ोगे कि आसमान फाड़ दोगे। तो ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और टाइम टेबल ऐसा बनाओगे खतरनाक एकदम, एकदम रिकॉर्ड तोड़ टाइम टेबल। लेकिन वो केवल 2-4 दिन तक चलेगा, 2-4 दिन में ध्वस्त हो जाएगा। तो आपको छोटे-छोटे टारगेट बनाने हैं जो कि लंबे समय तक चले। यहाँ पे छोटे-छोटे टारगेट बनाना है, बस इतना ही, और इसको ही पूरा करके खुश होना है, फिर अगले दिन फिर से ट्राई करना है, ठीक है? तो आपको अनरियलिस्टिक ऐसे टारगेट नहीं बनाने जिसको आप पूरा ही ना कर पाओ। बाकी आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना ज़्यादा। देखो, ये केवल 6 से 8 महीने या फिर आपके प्रिपरेशन के समय की मैं बात बोल रहा हूँ। उसके बाद अपना दिन भर मोबाइल चलाना, चलाना ना। लेकिन ये जो वाला समय जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इसमें एक्चुअली अपने दिमाग को फ्रेश करना पड़ेगा, उसको अलग ही मूड में लेकर आना पड़ेगा। मतलब उसके डोपामाइन लेवल को कम करना पड़ेगा। जब आप मोबाइल देखते हो और सोशल मीडिया वगैरह चलाते हो, तो एक्चुअली कूड़ा जा रहा है, कुछ ना कुछ तो जा रहा है। हम जो भी चीज़ देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब कुछ हमारे दिमाग में स्टोर हो रहा है धीरे-धीरे। आप ही देखो ना, रील्स की अगर मैं कोई भी ऐसी चीज़ बताऊँ, याद दिलाऊँ कि भाई इस वाली मूवी में ये वाला सीन हुआ था, तो आपको तुरंत अपने दिमाग में इमेजिन करने लगोगे। इसका मतलब कहीं न कहीं वो आपके दिमाग में स्टोर था। अगर आपने वो सीन नहीं देखा, वो चीज़ नहीं देखी होती, तो आपके दिमाग में नहीं आता वो। इसका मतलब आपका दिमाग फिर खाली होता। तो जब खाली होता, तो वो फालतू की चीज़ आती नहीं, फिर आप देखो, खाली दिमाग में चीज़ें भरना बहुत आसान होती है। मतलब पढ़ाई की चीज़ें आप भरोगे, लेकिन आपका दिमाग पहले से ही भरा हुआ है, तो जो जो पढ़ाई की चीज़ें आप उसमें भरोगे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई एक बोरिंग प्रोसेस है, और जो रील्स वगैरह सोशल मीडिया, इसमें बहुत अच्छी-अच्छी रील्स आती है, तो मज़ा आता है देख के। तो अपने मोबाइल को, सोशल मीडिया को ज़्यादा देखना नहीं है। प्रिपरेशन के समय तो कम से कम बिल्कुल नहीं देखना। इंस्टाग्राम और ये फ़ेसबुक वगैरह तो बिल्कुल ही डिलीट कर देना है। बिल्कुल ही, एकदम शिफ्ट डिलीट कर देना है अपने मोबाइल में से। बाकी 6 महीने बाद जो भी आईफ़ोन खरीदना, उसमें चलाना। अभी आप रेडमी के फ़ोन में चला रहे हो, 8-10 हज़ार के फ़ोन में चला रहे हो अगर, तो बाद में अच्छे फ़ोन में चलाना। बाद में मना नहीं है, लेकिन जब तक आप एक पहले सफल तो हो जाओ, ठीक है? बाकी यही आज के इस वीडियो में था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो, जो भी मैंने आज के इस वीडियो में समझाया। ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो लगभग भाई मतलब ज़रूर एस्पिरेंट कर देते हैं अपनी लाइफ में, तो ऐसा आपको नहीं करना। बस आई होप आपको समझ में आएगी। बाकी आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।